Hello and welcome to another session of corporate accounting with me, Dr. Abhishek Sharma. So let's pick up our session for the day and see what we have in store for you. Then, accrual basis of accounting. Really important. बहुत अच्छे से समझना है इस वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अकाउंटिंग में हर जगह आएगा. जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होगे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होगे, जब आप एंट्रीज पोस्ट कर रहे होगे, एडजस्टमेंट्स डाल रहे होगे, ईयर एंड क्लोज कर रहे होगे, मंथ एंड क्लोज कर रहे होगे, अक्रूवल का कॉन्सेप्ट आपके सामने हमेशा आएगा. Accrue means it has taken place, right? The expenditure has been done. Paid in cash or not doesn't matter, right? When we run a business, we don't always pay cash to everyone. राइट कई बार आप बहुत सारा सामान या बहुत सारा रॉ मटेरियल अपने रेगुलर सप्लायर से क्रेडिट पे भी लेते हो. राइट सो से फॉर एन एग्जांपल यू हैव बॉट 100 pieces of raw material or 100 kg of raw material. You have procured or purchased 100 kg of raw material from your regular supplier. Now when we say regular supplier, it means the supplier offers you what is known as a credit period, right? मतलब आपका कैश आउटफ्लो अभी नहीं होगा, right? आपका कैश आउटफ्लो अभी नहीं होगा, बट एक्सपेंडिचर आपने कर दिया है. एक्सपेंडिचर हैज टेकन प्लेस. क्यों? जैसे ही आपको इनवॉइस भेजेगा ऑन अ सर्टेन डेट, से फॉर एन एग्जांपल ऑन 27th of January 2024, on 27th of January 2024 you procured 100 kg of raw material at the rate of, let's say, 100 rupees per kg. Right? So a total expenditure of 10,000 rupees has taken place. Right? You have not paid this person. अभी आपने इसको कैश पे नहीं किया है, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, लेकिन क्या आपका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ? एक्सपेंडिचर हो चुका है. Right? So accrual basis or the accrual basis assumption says you have to identify your expenditure, or you have to identify or recognize your expenditure as soon as that takes place. Right? जब आपको उस सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया 27th March और 27th January of 2024, it is assumed कि वो खर्चा हो चुका है. वो आपके उस महीने के या उस अकाउंटिंग पीरियड के P&L अकाउंट को हिट करेगा एज एन एक्सपेंडिचर. सो दिस इज व्हाट वी कॉल accrual basis of accounting. On the other hand, the cash basis of accounting says we only identify an expenditure or a revenue as and when a cash flow takes place. Either cash comes in or cash goes out. That is the cash basis of accounting. Okay? Accrual basis of accounting क्या कहता है? As soon as an expenditure takes place. राइट? चाहे वो कैश में पे हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. ये प्रोसेस कैसे होता है? जब आपको इनवॉइस मिलेगा वो किस तरह से फ्लो करेगा, राइट? आप उसे कैसे बुक करोगे, वो कैसे आपके सिस्टम में आएगा, उसकी कैसे पेमेंट होगी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और या ये सारी चीजें हम देखेंगे in a session which deals with accounts payable or AP. ठीक है? तो भी आप ये सिर्फ ये समझ के चलो कि accrual basis of accounting आपको ये बताता है कि as soon as an expenditure takes place, whether or not paid in cash, right, it has to be identified or recognized or recorded in your books of accounts. right? हो सकता है आप इस सप्लायर को ऑब्वियसली 27 जनवरी पे आप आ गए हो, अगर आप 2 या 3 दिन भी डिले करोगे या 4 दिन भी डिले करोगे, जनवरी का टाइम पीरियड और जनवरी मंथ खत्म हो चुका होगा, राइट? सो से फॉर एन एग्जांपल, इफ यू पे दिस पर्सन ऑन 1st of Feb और 1st of February, तो क्या ये फरवरी का खर्चा हो जाएगा? द आंसर इज नो.
राइट क्योंकि आप इसका इंपैक्ट या इसका जो डेबिट है अपने खर्चे के अंदर या डेबिट जो अपने पीएनएल अकाउंट में है वो जनवरी पीरियड में ही ले चुके हो। अब फरवरी में जब आप इसकी पेमेंट कर रहे हो सिर्फ हमारा कैश आउटफ्लो होगा, राइट, it will only impact our cash outflow which is a balance sheet account, it will not hit my P&L account as such क्योंकि हम उसको पहले ही पेएबल में डाल चुके हैं। सो इसकी एंट्री क्या होगी, हमने इसका एक पेएबल अकाउंट बनाया हुआ होगा, राइट, we would have taken a liability as a payable account, right, debiting the expenditure account or whatever raw material whatever we have called them। सो हमने रॉ मटेरियल के स्पेसिफिक अकाउंट को डेबिट करके एक एक्सपेंडिचर बनाया, उसके लिए एक लायबिलिटी खड़ी करी विच इज अ पेएबल अकाउंट और एक्सपेंडिचर पेएबल अकाउंट, एंड देन व्हेन वी आर पेइंग कैश वी आर जस्ट डेबिटिंग दैट पेएबल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग आवर कैश, विच मींस पीएनएल के ऊपर फरवरी में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, जो भी इंपैक्ट उसका पीएनएल में आया वो आपने जनवरी मंथ के अंदर ही ले लिया था। दिस इज व्हाट वी कॉल द अक्रूवल बेसिस ऑफ accounting, which is quite different from the cash basis of accounting, right? If you want to know more about accrual and cash basis of accounting, I always recommend ICAI Institute of Chartered Accountants of India की sites पे आप जाओ, वहां पर आपको ये पूरे resources मिलेंगे, राइट, लर्निंग रिसोर्सेज भी उसके अंदर काफी सारे हैं, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, उसमें आपको जनरल गाइडलाइंस भी मिलेंगी, और अगर आप उसके एग्जाम्पल्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हो तो उसकी गाइडलाइंस भी आपको वहां मिल जाएंगी। इसके अलावा देयर आर अदर साइट्स एज वेल, देयर इज वन ट्रस्टेड साइट विच इज नोन एज इन्वेस्टोपीडिया, राइट, आप वहां पे भी जाके इनके बारे में जान सकते हो, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एज एन अकाउंटेंट you always have to follow the accrual basis of accounting, okay? It also goes with another assumption which is given here, conservatism. We'll understand what is conservatism, ठीक है। So doing this is basically it goes consistent with the concept of conservatism. Oh, sorry, my bad. Yeah, goes in line or goes in sync with the concept of conservatism, okay? Now, so ठीक है, बिजनेस एंटिटी हो गया, एक बिजनेस एंटिटी है जो कि फोर्सेबल फ्यूचर में अपना बिजनेस बंद नहीं करना चाहती, जो कि अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बुकिंग करती है और कोशिश ये करते हैं कि सारे एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक ही अकाउंटिंग पीरियड में बुक हो जाएं। जितनी भी बुकिंग्स हम करते हैं दे आर ऑल डन और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एज इन सम करेंसी, ओके। एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हम बुक करते हैं चाहे वो पे हुए हों या ना हुए हों, एज इन कैश आउटफ्लो हुआ हो या ना हुआ हो, वी स्टिल रिकॉग्नाइज देम, वी स्टिल बुक देम विद इन द मंथ, द पीरियड, द ईयर इन विच दोज आर टेकन प्लेस और दोज हैव टेकन प्लेस और दोज आर एक्सपेंडेड, ओके। Then we come down to another concept of consistency. What is consistency? Consistency is we apply accounting policies, principles, practices consistently. जो हमने एक अकाउंटिंग पीरियड अपने लिए डिसाइड कर लिया वो अकाउंटिंग पीरियड फोरसेबल फ्यूचर तक चेंज नहीं होगा। विल क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। सो से फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं हर महीने की 30 या 31 तारीख में, 30, 31 या 28 तारीख को मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करूंगा, विच मींस द लास्ट वर्किंग डे ऑफ अ मंथ, राइट। वी से I'll close my books of accounts on every last working day of the month, right? So वो every last working day of the month ही होगा। इन केस कभी अगर 31st या 30th या 31st या 28th जो है वो एक वीकेंड पड़ गया या कोई पब्लिक हॉलिडे पड़ गया तो उस केस में जो उससे पहले या उससे आगे जो लास्ट वर्किंग डे पड़ रहा होगा मैं उस पर उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करूंगा, राइट। एंड आई विल अप्लाई दिस कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पूरे साल मैं यही अप्रोच फॉलो करूंगा, नॉट फॉर द होल ईयर बट फॉर द ईयर्स टू कम आई विल फॉलो द सेम प्रिंसिपल, राइट। अगर मैं अपने डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना रहा हूं
और उसके लिए मैं हर महीने एंट्रीज पोस्ट करता हूं, तो मैं हर महीने वो एंट्रीज कंसिस्टेंटली पोस्ट करूंगा until and unless something extraordinary happens, such as कि asset has run out of its usable life or it has fully depreciated or it has been sold out. Until anything like that happens, I will consistently make provisions for depreciation on my asset. I will follow this practice consistently. I'll say use the same rates, I'll use the same practice until and unless कि कोई अथॉरिटी आके मुझे बोले नहीं आज अभी तक 15% लगाते थे अब 20% लगाना शुरू कर दो. Until and unless something extraordinary happens, I follow my practices, my policies, standard, right? As in, they don't change month over month, they don't change period over period. Why we do this? Just to make sure that our accounts are accurately covered, our accounts are accurately captured. Say for an example, मैं आज तक अपने एक एसेट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा रहा था, राइट? नेक्स्ट मंथ मैंने उसे 20% कर दिया, नेक्स्ट मंथ मैंने उसको वापस 15% कर दिया. For reasons unknown to mankind, without any changes in regulation, without any changes in practices, without any significant changes or recommendations from any authority or any agency, मैं हर महीने अपने मर्जी से उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो चेंज कर देता हूं. Will this reflect the correct picture of my P&L? The answer is no. ठीक है, हर महीने में मुझे अपना अकाउंट्स और मुझे अपने अकाउंट्स लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ क्लोज करने थे. ठीक है, जनवरी में मैंने उसको 28th पे कर दिया, फरवरी में मैंने उसको 20th पे कर दिया, मार्च में आया तो मैं उसे 31st पे कर रहा हूं. क्या ये रिजल्ट्स आपस में कंपैरिजन होंगे? जब मैं मंथ ऑन मंथ अपनी एक समरी बनाऊंगा या ईयर ऑन ईयर अपनी समरी बनाऊंगा तो क्या मेरी प्रैक्टिसेस मंथ और ईयर कंसिस्टेंट थी? द आंसर इज नो. क्या ये रिजल्ट्स कंपेरेबल होंगे? द आंसर इज अगेन नो. सो वट एवर प्रैक्टिसेस यू फॉलो, वट एवर principles you follow, whatever policies you make, they have to be consistent. Not only principle policies or plans, but also the operational part, right? The way you make your posting, the way you follow a track or with the way you follow a process has to be same period on period. Okay, otherwise it will lead to a lot of confusions, otherwise it will lead to misleading information on your financial statements, right? अभी आगे जाके आपको ये समझ में आएगा कि देयर आर सर्टेन अक्रूवल्स और देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज आल्सो मैटर, राइट? कई बार ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन में कई बार होती है, या लेट्स से व्हेन यू कैलकुलेट द रॉयल्टी और अदर थिंग्स, देयर आर एरियाज वेयर इवन द डेज मैटर, राइट? कई जगह पे हमको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना होता है. अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही कैलकुलेशन में तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, right? You will understand all those when we pick up calculations, when we pick up several specific cases in sessions to come. Why is it important to apply all the operations consistently over periods?